Good morning, everyone, and once again, welcome in this ongoing political analysis 2022। इलेक्शन सभी स्टेटों में सभी चरणों के खत्म हो चुके हैं। अब तो कल रिजल्ट आना बाकी है। उसी सिलसिले में हमने कुछ और एनालिसिस ड्यूरिंग दिस पीरियड की है विद द हेल्प ऑफ माय टीम। इसमें उनकी काफ़ी मेहनत भी हुई है, नो डाउट। हम देखेंगे कि उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस ऐसे आएंगे जीत हार के। कहीं पे तो बहुत बिग बड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन कहीं पे इसके ऑपोजिट बहुत छोटा थिन मार्जिन से कैंडिडेट्स में हार जीत होगी। बेसिकली हमने उसी जो थिन मार्जिन को टारगेट किया है कि ये डिफरेंसेस क्यों आ जाते हैं। क्यों एक बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, जब बिग वोटर्स है तो वहाँ पे 1500, 2000, 3000 तक के डिफरेंसेस से कैंडिडेट्स में जीत हार होती है। अकॉर्डिंग टू मी, जीतने वाला इसमें ये नहीं कह सकता मैं जीत गया, हारने वाला ये नहीं कह सकता कि मैं हार गया। व्हेन डिफरेंस बहुत छोटा हो, जब ये डिफरेंस बहुत छोटा हो तब ये कहना मुश्किल हो जाता है। इसमें कई तरह के ऐसे फैक्टर काम कर जाते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं। मैं इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमने जो एक और स्टडी की इस दौरान, वो हमने एक वोटर्स की कैटेगरी बनाई है। हमारे हिसाब से चार तरह के वोटर्स हो सकते हैं। टोटल वोटर्स को हम चार कैटेगरी में बांट सकते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि इससे अलावा नहीं हो सकते। हो सकते हैं। हो सकता है कोई पॉलिटिकल साइंस की किताबों में आपको ये मिल जाए कि नंबर ऑफ वोटर्स इस तरह के हो सकते हैं, ये भी कैटेगरी है, ये भी कैटेगरी है। पर स्टिल आई एम श्योर कि आप किसी भी कैटेगरी का और कैटेगरी को मेरे सामने रखोगे या हमें कमेंट्स में भेजोगे, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन चारों कैटेगरी के आसपास ही होगी या इनमें ही कहीं ना कहीं मर्ज हो रही होगी। सो जो चार कैटेगरी हमने बनाई है उसमें सबसे पहले कैटेगरी मैं लेता हूँ ट्रेडिशनल अप्रोच टू वोटर्स। वो वोटर जिनके ट्रेडिशनल अप्रोच रहती है, मीन्स जिनके पूरे कैरियर में लेट्स सपोज उनका 50 या 60 ईयर का इलेक्शन वोटिंग कैरियर रहता है। पूरे कैरियर में वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन पार्टी को चेंज करते हैं। जिस पार्टी से साथ वो जुड़ जाते हैं तो नंबर ऑफ ईयर्स उसी पार्टी के साथ रहते हैं। इस तरह के वोटर बैंक को मैं ये ट्रेडिशनल अप्रोच के वोटर बैंकर कहूँगा। और इनकी परसेंटेज भी जो मैंने देखने में आई है इनफॉर्मल सर्वे में, तकरीबन 15 to 25% रहती है। और ये सारी पार्टीज को भी पता होता है कि हमारे इस एरिया में, इस कम्युनिटी में या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हमारे इतने परसेंट वोटर्स तो फिक्स है। तो ये कैटेगरी बन जाती है 50 ट्रेडिशनल अप्रोच वालों की, जो जिस पार्टी से जुड़ सकता है नंबर ऑफ ईयर उसी के साथ चला रहता है अनटिल अनलेस कि उनको कोई बहुत ज़्यादा उनमें कोई कमी पेशी नजर आती है या दूसरी पार्टियों के प्लस पॉइंट नजर आते हैं, तब वो चेंज करता है। दिस इज द वन फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। सेकंड कैटेगरी मैं कहूँगा जिसमें हम नंबर जनरली एक इलेक्शंस की क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि एक एटमॉस्फेयर बन जाता है किसी दूसरी पार्टी की तरफ, एक लहर सी बन जाती है। जब ये लहर बनती है तब जनरली वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती है जो जो उनकी प्रीवियस माइंड सेट होता है। ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे कि ये लहर बनती कैसे है। फर्स्ट, जो एग्जिस्टिंग रूलिंग पार्टी होती है उसकी परफॉर्मेंस पे, अगर तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है तो कंटिन्यू उसके फेवर में वो लहर बनी रहती है, एटमॉस्फेयर बना रहता है। बट इन अदर केस, अगर उनकी वर्किंग या परफॉर्मेंस वीक रहती है या किसी से चीज़ पे
ये लगता है कि शायद ये ठीक नहीं है, या इन्होंने पार्टी ने ये गलत डिसीजन लिए है, या दैट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक एंड नेशन आल्सो, तब ये लहर उसमें चेंज हो जाती है, दूसरी पार्टी के फेवर में शुरू हो जाती है। समटाइम्स ये लहर इस तरह भी बन जाती है कि जैसे कोई एक पार्टी बहुत देर से राज करती आ रही है, 2 3 4 इलेक्शंस लगातार जीत रही है, और पहले सालों में बहुत अच्छा काम किया होता है, लेकिन जो थर्ड या फोर्थ टर्म जा रही है उसमें वो थोड़ा उतने अग्रेसिव नहीं रहते परफॉर्मेंस देने में, काम करने में, जितने वो शुरू में थे। एक तरह से ये कह लो कि एक आम पब्लिक में मोनोटनेस ही आ जाती है कि नहीं, दूसरी पार्टी को भी मौका दे, दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस देखें, वो क्या कर सकते हैं हमारे लिए। ये भी एक रीजन हो जाता है इस तरह की लहर चेंज होने का। और इसमें रीजन जो हो सकता है, कई बार हमारा इलेक्शन कंपेन का इतना अच्छा सिस्टम रहता है कि एक पार्टी बहुत अच्छा इलेक्शन कंपेन कर जाती है, इसमें आगे बहुत सारी सब कैटेगरी है इलेक्शन कंपेन में, कैसे करती हैं, सोसाइटी वाइज करते हैं, रीजन वाइज करते हैं, कम्युनिटी वाइज करते हैं, या कुछ और इम्प्रेशन से किसी तरह लोगों के दिलों के में पहुंचने की कोशिश करते हैं कि वो हमारी तरफ आए और हमें वोट करें। तो ये नंबर ऑफ रीजंस है, इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी है, लहर वाली कैटेगरी कह लो, या एक हवा बन जाती है कि इस बार ये पार्टी डेफिनेटली विन करेगी। विन विन मतलब मेजोरिटी केसेस में ये पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना जाएगी। दूसरी कैटेगरी इन लोगों की बनती है जिसको मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट ये 30 to 50% वोटर्स को अपने फेवर में लाने और ना लाने का कारण बनते हैं। मतलब 30 40% वोटर्स इस तरह जो है चेंज हो जाती है। और ये हो रहा है, खास तौर से अगर हम देखें 2014 से, 2014 में इलेक्शनों के समीकरण बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। पहले वाली पोजीशन नहीं रही जो पिछले से सालों में रही। हर स्टेट में एकदम नई करवट ले रहे हैं। ये क्यों है? ये सिर्फ इसी कारण ही है, इलेक्शन की जो एक हवा बन जाती है, लहर बन जाती है, आइदर लो परफॉर्मेंस और प्लस परफॉर्मेंस के कारण, या और कहीं कारणों से उसमें रहेगी। थर्ड कैटेगरी में मैं डिफाइन करूंगा कि वो वोटर जो प्योरली ऑन मेरिट बेसिस पे या डीमेरिट बेसिस पे सिलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को, पार्टीज को, उन पे। इसमें मैं जनरली जो हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है, जनरली जो यंगस्टर्स हैं, जो न्यूली क्वालिफाइड होके अपना प्रोफेशनल कैरियर यूज़ किया हुआ है, या कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हुए हैं जो इलेक्शन वोटिंग करने के काबिल हैं, या उनकी एज उनको अलाउ करती है, या अदरवाइज इन्होंने एक नए स्टार्टअप्स बिजनेस शुरू किए हुए हैं, या कोई प्रोफेशनल सर्विसेज में गए हैं, इस ये कैटेगरी में रखता हूँ तीसरी कैटेगरी में। इसमें ये लोग टोटली ऑन दी बेसिस ऑफ द मेरिट्स एंड डी मेरिट्स डिसाइड करते हैं किसको वोट करनी है, किसको नहीं करनी है। दे डू नॉट रन आफ्टर द ट्रेडिशनल अप्रोच कि नहीं मेरे फादर कांग्रेस, सॉरी आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं लेना चाहिए किसी का भी नाम, कि मेरे फादर एक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं भी उसी के साथ जाऊं, जब मेरे फलां पर्सन दूसरी पार्टी से जुड़े हैं तो मैं उस पे जाऊं। नहीं, ये आपस में बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, राउंड टेबल मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशन ऑन द टेबल ऑफ टी एंड अदर रिफ्रेशमेंट। तो वहाँ पे इनका डिसाइड करते हैं कि जी हमने किसको पार्टी को वोट करना है, या अपने मन में डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये रहती है एक तरह से थर्ड कैटेगरी, जिसमें यंगस्टर्स एंड न्यू वोटर्स वगैरह काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, एक बिग रोल प्ले करते हैं। नाउ जो फोर्थ कैटेगरी में मेंशन करने जा रहा हूँ, शायद बहुत लोगों के ध्यान में ये कैटेगरी कम ना हो, लेकिन ये एक कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। मैं इसको नाम देता हूँ साइलेंट वोटर्स का। साइलेंट वोटर्स कौन होते हैं? साइलेंट वोटर्स सभी लोगों की सुनते हैं और ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होते, मैंने देखा उनको। जो भी डिस्कशन चल रही होती है, 4 बंदों की, 6 बंदों की, 8 बंदों की, इवन कि इलेक्शन स्पीच को भी सुनते हैं,
जो ये कंपेनी करने के लिए अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट्स वगैरह आते हैं, उनको सुनते हैं। और लेकिन और देखते हैं उनको कैसे वो करते हैं। लेकिन इन लोगों का डिसीजन बिल्कुल प्योरली अपने मन से होता है। कई बार ऐसे लोग खड़े मिलते हैं किसी दूसरी पार्टी के साथ, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फलां पार्टी का पर्सन हो सकता है या फलां पार्टी का पर्सन हो सकता है, बट इनके डिसीजन डिपेंड्स करते हैं बहुत छोटे, एक एक थिन लाइन पे डिसीजन कर जाते हैं। किसी एक पार्टी का बहुत अच्छा काम कर रही है, परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन एक सिंगल कमेंट्स, एक सिंगल चीज, सिंगल एक्शन ही उनको पिंच कर जाता है, या उनको अच्छा नहीं लगता, कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं कि मैं तो इस बार इस पार्टी को वोट नहीं दूंगा, दूसरी पार्टी को दूंगा, और वाइस वर्सा। कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती किसी दूसरी पार्टी की, रूलिंग पार्टी की, बट उनके एक या दो पॉइंट ऐसे प्लस निकल आते हैं उनको, जिसमें वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमने तो ये इन्हीं पार्टी को डिसाइड करना है। अगर हम ज़्यादा डिटेल में ना जाए, तो मेरा कोई ख्याल है, खास तौर पे इस इलेक्शन में कम से कम 10 to 20% पर से लोग ऐसे हैं, वोटर्स ऐसे हैं, जिन्होंने इस कैटेगरी में आके वोट डाली है। इनका डिसीजन लेवल क्या होता है कि ये देखना कोई एंटी नेशनल्स तो नहीं बन रहे, कोई एंटी, जब लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं कोई पार्टी काम कर रही, या इवन की बिहेवियर पे भी, उस पार्टी की बिहेवियर पे, उस कैंडिडेट की बिहेवियर पे भी, उसका बिहेवियर कैसा है लोगों के प्रति, उसके बेसिस पे भी ये अपने वोट का चयन करते हैं, वोट डालनी है उसके फेवर में या नहीं डालनी, दूसरी किसी को देनी। तो ये कैटेगरी एक तरह से, जो कम से कम हम समझते हैं, यहाँ पे डिफरेंस रह जाता है 1000-1500 वोटों का, 2000 वोटों का, या ये यू कैन से मतलब कि अराउंड अबाउट 10% वोट ऊपर नीचे हो जाते हैं, 10 से मतलब 5 to 15% वोट ऊपर नीचे हो जाते हैं। जनरली ये वोट्स हमारे हिसाब से इसी फोर्थ कैटेगरी के वोटर के साथ के कारण चेंज होती है। इसी तरह हमारे इलेक्शन कहीं के समीकरण जो है चेंज हो जाते हैं, जो हमने पहले किए होते हैं। अब जनरली ओवरऑल निकल के निष्कर्ष क्या लाता है कि जैसे ये चारों पार्टीज हैं, चारों पार्टीज के कैंडिडेट्स, चारों चारों सॉरी, मैं फिर रिपीट करता हूँ। अब ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकलता है कि जैसे हमने डिफाइन किया है चार कैटेगरीज को, अब हाई कमांड्स की पॉलिटिकल जो लीडिंग कैंडिडेट्स होते हैं इन द मतलब मैनेजमेंट ऑफ द पार्टी, जिसको कहते हैं जैसे कमेटी वर्कर्स, मैनेजमेंट वर्कर्स, या कोई जो उनके पार्टी प्रेसिडेंट्स एंड उसकी सारी टीम की, अब ये उनकी ड्यूटी ये बन जाती है कि ये चारों कैटेगरी को हम कैसे साथ लेके चलें। फर्स्ट कैटेगरी, ट्रेडिशनल अप्रोच वाली कैटेगरी को, वो एक उनको क्या चाहिए, उनको ये एक ग्रंटेड वोटर्स को नहीं लेके चलना चाहिए कि ये हमारे ग्रंटेड वोटर्स हैं, उनके लिए भी सोचना चाहिए, उनके लिए भी काम करना चाहिए। सेकंड कैटेगरी, जो एक मैं समझता हूँ कि जिसको लहर कह लो, इसके लिए वो काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है, हर पार्टी करती है, क्योंकि उनको पता है ये चीज लहर बनानी होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं। थर्ड कैटेगरी जो डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ, टोटली प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट्स डी मेरिट्स, उसको पर्सनल उस कैंडिडेट से, उस पार्टी से कोई मतलब लेना देना नहीं होता। इसके लिए क्या मैं सजेस्ट करूंगा कि उनको अपनी परफॉर्मेंस हर पार्टी को बेस्ट से बेस्ट देनी चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पीपल। और फोर्थ कैटेगरी जो एक साइलेंट वोटर्स रहती है,
इसको नंबर ऑफ टाइम मैंने देखा है कि जब इलेक्शंस का जोर होता है, बहुत सारी चीज़ें बहुत मतलब वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, पहले सबसे पहले मैं कहूँगा हमारी लिमिटेशंस है काम करने की, सोचने की, कहने की। नंबर ऑफ टाइम्स हम अपने माइंड से कुछ डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन जैसे हमारे वर्कर्स ने, हमारी टीम ने आके लिया, उसी बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। पर उसमें ये चीज़ कहीं छूट जाती है कि ऐसे साइलेंट वोटर्स कहीं दूसरी साइड पे तो नहीं कन्वर्ट हो रहे। यहाँ भी मैं रिकमेंड करूंगा कि हर पार्टी को चाहिए अपना लाइन ऑफ एक्शन टिल द एंड ऑफ द डे, टिल द एंड ऑफ द डे ऑफ द कंपेनी मेंटेन करना चाहिए अच्छे तरीके से। उनका हर एक्शन ऐसा हो कि विद प्रॉपर डायरेक्शंस, ताकि किसी भी तरह का नेगेटिव इफेक्ट उनमें नजर ना आए। कई बार देखा गया पार्टियों में, लेट्स सपोज एक सिटी में चार सीटें हैं उनकी, चार में से जो हाई कमान होता है वो एक कैंडिडेट को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। पेपरों में भी न्यूज़ें आ रही है, फोटो आ रही है, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो ये डिक्लेयर कर रहा है। लेकिन बाकी तीन कैंडिडेट्स को इलेक्शन कंपेन में, ओनली इलेक्शन कंपेन में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। इससे बड़ा गलत इफेक्ट जाता है इन साइलेंट वोटर्स पे। वो ये सोचते हैं कि एक ही कैंडिडेट्स को क्यों क्यों क्या वो बाकी कैंडिडेट्स को क्यों, उन कैंडिडेट्स में क्या रीजन ऐसा है जिसके कारण उनको कैंडिडेट हाई कमान उनके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। जब कई बार हमारी स्पीच में ऐसा कुछ निकल जाता है, ये स्वाभाविक है, ऑब्वियस है, सभी से हो सकता है। इतनी थकावट, इतनी टेंशन, इतने तनावपूर्ण माहौल में इलेक्शन कंपेनिंग है, कुछ ना कुछ उनकी एक वर्ड्स या कुछ एक दो लाइनों को पकड़ के कई बार ये वोटर्स डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कैसे उस पार्टी को चूज करना है या नहीं करना। although it is human basic error and human limitations में बंधी हुई है, बट स्टिल अगर हो सके तो इस कैटेगरी को भी मतलब हर कैंडिडेट को अपने एंड तक अपना लाइन ऑफ एक्शन बहुत प्रॉपर बनाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की ऐसी मतलब नेगेटिव थिंग्स ऐसे लोगों के मन में ना जाए, ताकि वो एक वो एक छोटे एक या दो पॉइंट पे डिसीजन लेते हैं, वो उनके पाले से निकल के किसी दूसरी पार्टी के पाले में चले जाए। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हम अगर ये चारों कैटेगरीज को अपने माइंड में रख के हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हर लाइन ऑफ एक्शन को छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अगर उसमें वो इम्प्रूव करते हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ अवर व्यू कि वो पार्टी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रूल करेगी। विद ऑल दिस, thanks very much for patience listen, and let's pray for the end of potential third world war that is running between Ukraine and Russia, ताकि ये जल्दी ख़त्म हो और वापस वही पीसफुल माहौल आए, इन्फ्लेशन ना बढ़े, चीज़ों की शॉर्टेज ना हो, लोगों की जान मानी का हाल ना हो, हाँ लॉस ना हो। So with all this, thank you very much. Thanks. Jai Hind.